नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। इतिहास में हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते चैप्टर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि झारखंड बोर्ड में एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं 11 के एग्ज़ाम में, और एमसीक्यू में अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आधुनिकीकरण के रास्ते चैप्टर की एमसीक्यू की प्रैक्टिस। तो आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा कि लॉन्ग मार्च जो कि 1934 से 35 के बीच में चला था, कि यात्रा की दूरी क्या थी। लॉन्ग मार्च के बारे में आप जानते हैं कि साम्यवादी दल के लोग राष्ट्रवादी दल की सेना के डर से भाग रहे थे, 370 दिनों तक भागे थे। तो कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? 3000 मील, 4000 मील, 5000 मील या 6000 मील। तो साथियों यह दूरी थी 6000 मील। 6000 मील 370 दिन में वो भागे थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? अभी जो वर्तमान व्यवस्था है उसको माओ त्से तुंग के द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन उसके पहले 1911 में एक व्यवस्था थी जो कि sun यat-sen ने स्थापित की थी। उसको कब समाप्त करके रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई? 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1951 में? तो साथियों यह तिथि था 1949। चाइनीज हिस्ट्री का यह महत्वपूर्ण तिथि। अब देखते हैं ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया। ताइवान जो है वह चीन का ही एक हिस्सा है, लेकिन अभी ताइवान जो हारे हुए लोग थे, राष्ट्रवादी दल के लोग, उनकी वहाँ पर विचारधारा चलती है, जबकि जो अभी मुख्य चाइना है उसमें माओ त्से तुंग की विचारधारा चलती है। तो ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया था? 1687, 1787, 1988 या 1987? तो साथियों वह तिथि था 1987 का वर्ष। अब चलिए हम लोग देखते हैं जापान के बारे में। जापान के आधुनिकीकरण का क्या परिणाम था? जापान को आधुनिक बनने की बहुत ही बेचैनी हो गई थी, और उन्होंने आधुनिकीकरण के लिए सेना को बहुत ज़्यादा आधुनिक किया था, बैंकों का किया था। तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ था? सैनिकवाद, शैक्षणिक विकास, औद्योगिक विकास या सांस्कृतिक पतन? तो साथ ही वहाँ हद से ज़्यादा सैनिकवाद फैल गया था, यह उसका दुष्परिणाम था। अब है जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ? जापान में एक नारा दिया गया कि देश को शक्तिशाली बनाओ और देश को आधुनिक बनाओ। तो शक्तिशाली बनाने के चक्कर में उन्होंने सैनिकीकरण किया, और धनी बनने के चक्कर में उन्होंने बैंकों का आधुनिकीकरण किया। तो ये कब किया था? 1772 में, 1815 में, 1852 में या 1872 में? तो साथियों यह साल था 1872 का। अब चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेड गार्ड्स में कौन शामिल था? रेड गार्ड्स के बारे में थोड़ी से बारे में बता दूं कि रेड गार्ड्स में चीन में सभी पुरानी चीज़ों को, पुराने विचारों को, जितनी भी पुरानी मान्यताएं थी, पुराने चिन्ह थे, उनको तहस नहस किया गया, उसका विनाश किया गया। तो इसमें कौन शामिल थे? किसान और मजदूर, सामंत, छात्र और सेना या गांव के लोग? तो साथियों इसमें छात्र और सेना को शामिल किया गया, ये रेड गार्ड्स में शामिल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल टोक्यो में कब आयोजित किया गया? तो एशिया में पहली बार जो गेम हुआ वो टोक्यो में हुआ। यह भी एक प्रश्न बन सकता है, लेकिन कब? 1964 में, 2001 में, 1985 में या 1982 में? तो साथियों यह साल था 1964। 1947 में जापान पूरा तरह 45 में उस पर 2 बम गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी में, पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लेकिन 20 साल के अंदर जापान फिर से स्ट्रांग बनकर उभरा, और उन्होंने ओलंपिक खेल 1964 में आयोजित करके यह दिखा दिया कि हम फिर से उठ सकते हैं। मोगा का क्या अर्थ होता है? जापानी भाषा में मोगा का क्या अर्थ होता है? आधुनिक लड़की, बिना लक्ष्य के घूमने वाला, मेहनतकश मजदूर या आवारा लड़का? तो साथियों वहाँ पर जापान में मोगा का अर्थ होता है आधुनिक लड़की, अर्थात आधुनिक बनने का शौक किसको नहीं होता। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के किस शहर पर हमला किया? जापान की एक बहुत बड़ी गलती की, अमेरिका के एक शहर पर हमला करके, जिसके कारण उसके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया। तो वह कौन सा शहर था? डायमंड हार्बर, पर्ल हार्बर, शिकागो या न्यूयॉर्क? तो साथियों डायमंड हार्बर तो इंडिया में है, पश्चिम बंगाल में, तो यह नहीं होगा। पर्ल हार्बर, शिकागो और न्यूयॉर्क में आपको चूज करना है। तो इसका सही उत्तर है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर पर हमला करना जापान को बहुत महंगा पड़ा। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 38वें समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? रूस और चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम, चीन और जापान या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया? तो साथियों ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की
सीमा रेखा है। जैसे हर दो देश के बीच में कुछ सीमा रेखा होती है, जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, उसी तरह उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। उत्तरी कोरिया साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित है और दक्षिणी कोरिया पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित है। दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का प्रभाव है, जबकि उत्तरी कोरिया पर साम्यवादी रूस का प्रभाव था। आज दक्षिण कोरिया बहुत ही विकसित देश बन गया है अपनी नीतियों के कारण, जबकि उत्तरी कोरिया जो है बदहाल स्थिति में है। तो साथियों, इस प्रकार हम लोगों ने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि मैं 9 से लेकर 12 तक के वीडियो बनाता हूं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।